सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज हम करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 1 जो कि है संसाधन और विकास। देखो, संसाधन के बारे में हमको पढ़ना है और ये चैप्टर ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस बात को ध्यान रखो, इस नज़रिए से भी एग्जाम में भी आएंगे और इस नज़रिए से भी कि हमको समझना भी बेहद ज़रूरी है संसाधन क्या है और क्यों इसके बारे में जाने। जैसे जैसे आप आगे जाओगे चैप्टर में वैसे 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 आपको बातें जो है वो समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहली बात जो करेंगे ना, हम संसाधन के बारे में ही करने वाले हैं कि संसाधन क्या होता है। देखो, आप अभी क्या कर रहे हो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बात बताओ, ये वीडियो जो देख रहे हो ना, वो आप या तो मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप जो बना हुआ है ना, वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। मतलब उसके बहुत सारे पार्ट होगा और वो बहुत सारे पार्ट जो है ना अलग 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 पदार्थों से मिलकर के बना होगा। अब अगर लैपटॉप के बॉडी की बात करें तो वो एक प्लास्टिक का होता है। आप लैपटॉप पे अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर उस लैपटॉप को आप तोड़ फोड़ के फेंक दो प्लास्टिक को, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि वस्तुएं संसाधन जो है, जो भी पदार्थ है, वस्तु है, वो संसाधन नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, वस्तुएं तो हमारे आसपास बहुत मिल जाएंगी, हम उसका क्या करते हैं, तोड़ फोड़ जोड़ के उसको संसाधन बनाते हैं। एक कहावत है कि भारत में जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है। जुगाड़ू टेक्नोलॉजी का मतलब बेकार सामान को हम लोग जो है ना एकदम संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। सर इतना बताए जा रहे हो, ये तो बताओ संसाधन होता क्या है। देखो, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर हमारी जिंदगी में उसका कोई महत्व है, अगर हमारी जिंदगी में उसका कोई उपयोग है, कोई जरूरत है, तो वो संसाधन है। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, ठीक है, उसको हम संसाधन बोल सकते हैं। तो संसाधन का परिभाषा ये यहाँ से निकल के सामने यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो संसाधन को हम यहाँ पर हमारा समझ में आ गया। जैसा कि मैंने कहा, अभी तुरंत हमने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर जी, ये तो बताओ, संसाधन होते नहीं बनते। मैंने कहा आपके घर के आसपास या आपका कोई पेड़ है, आपके पास कोई पेड़ है लकड़ी का, वो सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या बताओ वो संसाधन है। जब तक कि आप उसका उपयोग ना करो, जब तक आप उसका चेयर ना बनाओ, जब तक कि आप उसको जलावन के रूप में प्रयोग ना कर लो, वो संसाधन नहीं है। आपके पास जमीन खाली पड़ा हुआ है, वो संसाधन नहीं है। जब तक कि उसमें खेती ना की जाए, जब तक कि आप उसमें बाग बगीचे न लगा लो, किसी प्रकार का वो आपके लिए लाभकारी ना हो, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखो, संसाधन का आविष्कार या बोल सकते हैं, संसाधन हम तब तक नहीं बनाएंगे ना जब तक हमारे जीवन में उसका उपयोग ही नहीं होगा। अगर लाइट की जरूरत ही नहीं होती, अंधेरा होता ही नहीं, तो हम बल्ब का आविष्कार आज देखते ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का अगर जरूरत ही नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आज होता ही नहीं। अगर मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं होती, तो मोबाइल फोन का आविष्कार आज होता ही नहीं। तो जो हमारी जरूरतें होती है, उस अनुसार से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और वो निर्माण जो है, वो प्रकृति से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को थोड़ा सा बदल करके हम नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते, ये बात यहाँ पर समझ में आ जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही सारी बातें हमको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट करें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यही सारी बातें हमको उस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे संसाधन क्या क्या हो सकता है ना, संसाधन क्या क्या हो सकता है ये देखो। हमने क्या क्या, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, कवि का कविता उसके लिए संसाधन है। सर ये कैसे, कवि का कविता कैसे संसाधन है।
तो कविता जो है कवि के लिए संसाधन इस प्रकार से, क्योंकि उससे कविता के माध्यम से कुछ ना कुछ कवि को इनकम जरूर होगा, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, उसका जीवन स्तर अच्छा जरूर होगा। इसी तरह से चित्रकार की चित्रकारी भी कुछ ना कुछ चित्रकार को फायदा होता है, गायक की गायकी भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी भी संसाधन के निर्माण में तीन बातों का होना बेहद ही जरूरी है। तीन बातों के बिना संसाधन का निर्माण ही नहीं होता है, ये बात आप समझ लो। कौन कौन सी है? पहली तो जरूरत, आवश्यकता, दूसरा तकनीक और तीसरा बुद्धि। यहां पर हमको दूसरे जगह पर बुद्धि रखना चाहिए। पहला तो आवश्यकता होना चाहिए, बिना आवश्यकता का हम जो है संसाधन का निर्माण नहीं देख पाएंगे, है ना। बिना आवश्यकता का संसाधन का निर्माण नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर आवश्यकता है, दूसरा है तकनीक। तकनीक मतलब होता है वो तरीका, क्या हमारे पास तरीका है किसी भी वस्तु को संसाधन में बनाने की। जैसे लोहा को पिघला करके हम अलग अलग वस्तु बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तरीका है, बुद्धि है, लोहा से किस प्रकार से किस वस्तु को हम बना सकते हैं, तो ये तरीका हो गया। तो संसाधन के निर्माण में तीन बातें बहुत जरूरी है। पहला तो आवश्यकता, जरूरी होना चाहिए, बिना जरूरी एक संसाधन बनेगा क्यों। अब सीधी सी बात रहो, अगर पूरा दिन उजाला रहेगा तो बल्ब कौन बनाएगा, है कि नहीं। अगर मोबाइल की जरूरत नहीं होता तो मोबाइल बिकता ही क्यों, है ना। अगर हमको लंबी यात्रा नहीं करनी होती तो बाइक, स्कूटर, कार, ये इसका आविष्कार क्यों होता है। ये हमारे लिए संसाधन नहीं होते ना, नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है। एक जो अहम बात है वो क्या है, मानव स्वयं भी एक प्रकार का संसाधन है। सर ये कैसे बोल रहे हो, आप तो बता रहे हो कि जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है उसको हम संसाधन बोलेंगे, आप बोल रहे हो मानव संसाधन है, ये कैसे हो गया। तो ये ऐसे हो गया, हमने क्या कहा कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है उसको हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी बनते। देखो इंसान जो है ना जिंदगी दो तरीके से जी लेता है। या तो आदमी अच्छा एजुकेटेड हो जाए, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर ले और कुछ अच्छा कर ले लाइफ में। अच्छा करने का मतलब कुछ अचीव कर ले, जो चाहता है आदमी करना, अच्छे पैसे हो, अच्छे रुपये हो, अच्छा नाम हो, ये सारी बातें हो जाए। एक होता है आदमी की ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है ना, जैसे तैसे करके कट जाती है। तो ये रुतबा, नाम और रुपये पैसे बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा संसाधन बनाना पड़ेगा। और आदमी को एक अच्छा संसाधन कौन बनाता है? टीचर, स्कूल, कॉलेज, ये सारी कुछ संस्थाएं जो हमारे शिक्षा का दायित्व इन पर है और ये हमारे जीवन को संवारने का काम करता है। वो हमारे भविष्य को संवारेंगे और हम हो सकता है आगे आने वाले भविष्य को संवारने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मानव दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो दूसरे के लिए सुविधा कर रहा है कि नहीं। एक दुकानदार बैठा हुआ है तो दूसरे व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा ये बताओ। कर रहा है। तो एक दुकानदार जो है वो अपने आसपास के लोगों के लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया ना। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं। किसी भी देश के विकास में संसाधन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वो किसी भी देश के विकास की बात करेंगे, भारत की बात करें, दूसरे देश की बात करें, संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज यहाँ पर भारत में पेट्रोल की बात की जाए तो 20 साल पहले शायद 20 से 30 रुपये लीटर रहा होगा पेट्रोल, लेकिन आज की बात कर लेंगे, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब इतना अगर हमारे देश में अगर कच्चे तेल पर्याप्त मात्रा में मिलते तो हो सकता था पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा नहीं होता। वैसे अगर दूसरे खनिजों की बात करें कि लोह अयस्क हमारे देश में पर्याप्त है, कोयला का भंडार हमारे देश में पर्याप्त है, तो इस सब में बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो भारत के पास नहीं है। जैसे तांबा, पर्याप्त खान नहीं है, पर्याप्त नहीं है तांबा हमारे देश में। सोना नहीं है बहुत कम है। ठीक है, तो अगर ये संसाधन हमारे देश में होते तो क्या होता? देश धनी होता, ज़्यादा फायदा होता, है ना। इनका दाम कम होता हमारे देश में। अगर हम बाहर जाके बेचते भी तो उसका मूल्य हमको ज्यादा मिलता। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं।
किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं मानव संसाधन के साथ साथ, अच्छा, भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधन भी बहुत जरूरी होते हैं। भाई साहब एक बात बता लो हमको, को सिर्फ मशीन हो जाए, सिर्फ हमको लोहा मिल जाए तो उसका क्या करेंगे हम? अगर मानव ही नहीं हो, देखो मशीन तो तभी बनेगा जब मानव का दिमाग रहेगा। कोई भी मशीन का आविष्कार कौन किया है? मानव ही ने किया है। अब जितना भी हम संरचना देखते हैं, सड़क, मकान, गाड़ी, इसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है ना। अगर मानव को ही हम निकाल देंगे तो मतलब बुद्धि ही निकल गया, बुद्धि निकल गया तो तकनीक निकल जाएगा, तो संसाधन बनने वाला कहाँ है यहाँ पर? तो संसाधन बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मतलब जो संसाधन पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लोह अयस्क हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सारे संसाधन की बात कर रहे हैं। इसके अलावे इस संसाधन को उपयोग लायक बनाने के लिए ना मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन को निकाल दे तो नहीं उपयोग कर पाएंगे, उसकी बुद्धि को निकाल दे, उसकी सोचने की शक्ति को निकाल दे तो इनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया बात? चलो जी आ जाओ। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, देखते हैं संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। इसके बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हमने क्या कहा? संसाधन के दो प्रकार। जैव संसाधन में कौन आएगा? जैव संसाधन में जो जीवित प्राणी है वो आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। और जीवित प्राणी कौन होते हैं? जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये है सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो वैसा कोई भी संसाधन जो जीवित है, जिसमें जिसको जैव मंडल में मतलब पृथ्वी पर है, और जिसमें जान हो, प्राण हो, सजीव का लक्षण हो, उसको तो ही बोलेंगे हम क्या? जैव संसाधन। उदाहरण में देखो, मनुष्य, मत्स्य मतलब मछली, पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सारे के सारे जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैव संसाधन किसको बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसको क्या बोलेंगे? अजैव। एक पेड़ सूख जाता है तो वो अजैव संसाधन हो जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सारे के सारे अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियो और आए और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, और कोशिश और ज़्यादा करेंगे, आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरण। पहले तो यहाँ पर बात कर लो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? दो प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें प्राण हो, जीवित प्राणी का लक्षण हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आ जाएंगे। और अजैव संसाधन में जिसमें कोई भी जान नहीं हो, निर्जीव वस्तुओं को हम अजैव संसाधन कहते हैं। खनिज, चट्टान, ये सारे के सारे, कोयला, ये सारे के सारे अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, ठीक है, और ये होता है नवीकरण और अनवीकरण। अब सर बताओ, नवीकरण क्या होता है, अनवीकरण क्या होता है? नवीकरण संसाधन का मतलब होता है जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश की बात कर लेते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश आज तक खत्म हुआ है? हालांकि फ्यूचर में अगर बहुत करोड़ों अरबों साल बाद जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये संसाधन हमारे लिए नवीकरण संसाधन है। पानी कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये नवीकरण संसाधन है। हवा कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये नवीकरण संसाधन है। वैसे सभी संसाधन जो जिसका निरंतर निर्माण होता रहता है पृथ्वी पर, उसको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर जो दूसरा संसाधन है वो है हमारे पास अनवीकरण संसाधन। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है प्रॉपर, है ना। अनवीकरण संसाधन डिफिनीशन भी दिख रहा होगा। तो अनवीकरण संसाधन उस संसाधन को बोलेंगे जिसका निर्माण लाखों करोड़ों साल में होता है। कम से कम लाखों करोड़ों साल में जाकर के होगा, इतनी आसानी से नहीं होता है उसका निर्माण। एक बार समाप्त हो गया तो हो गया, वो बनने वाले नहीं है। आप पेट्रोल उपयोग, अगर आप पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इसका उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी तो नहीं बनने वाले हैं, करोड़ों साल लग जाएंगे बनने में। तो इस संसाधन को तो अनवीकरण संसाधन कहते हैं ना, जिसका निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर एक बात होता है ना, बड़े आराम से हम गाड़ी पे जाते हैं, है ना,
कुछ थोड़ा दूर भी जाना है तो बाइक का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं। लेकिन देखो जितना हो सके ना संसाधन को प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले समय में अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो फिर वही बात आ गया ना, साइकिल का ज़माना आ गया, साइकिलिया पे होके सवार, वो वाला बात हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। आगे देख लेते हैं। तो नवीकरण और नवीकरण संसाधन समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ। नवीकरण संसाधन को सतत या प्रवाह और जैव संसाधनों में बांटा गया है। सतत प्रवाह मतलब क्या होता है? सतत प्रवाह का मतलब होता है जो सभी जगह है और खत्म नहीं होता है। नवीकरण संसाधन में सतत प्रवाह जो सभी जगह, और जैव संसाधन में है जैसे जैव संसाधन जो जीवित प्राणी, ठीक है। तो सतत प्रवाह का मतलब जैसे जल हो गया, ये सभी जगह पाया जाता है, लगभग सभी जगह मिल जाता है। हवा लगभग पृथ्वी पर सभी जगह पाया जाता है। तो ये सतत और प्रवाह संसाधन हो गया। आगे देखते हैं। और नवीकरण संसाधन, चलो ये तो बता दिए आपको, जिनके निर्माण में लंबा समय लगता है। अब हम बात कर लेते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है कि अधिकार किसका है ना। तो अगर हम स्वामित्व के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे संसाधन को, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको बोला जाता है व्यक्तिगत संसाधन। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास बाइक है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है ना, ये सारे के सारे किसी आपके पड़ोसी का अधिकार है क्या? नहीं है ना। तो ये आपका संसाधन है, ये आपका सामान है। मतलब आपका सामान मतलब व्यक्तिगत संसाधन। समझ में आ गया? इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। मतलब आपके पास जो है, जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। चलो, सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार हो। कहने का क्या मतलब है? अगर मंदिर है तो उस पर हिंदू समुदाय का अधिकार हो, ये हिंदू समुदाय का संसाधन है। अगर मस्जिद है तो मुस्लिम समुदाय का संसाधन है। इसी तरह से अगर स्कूल है तो वो भी एक प्रकार का सामुदायिक संसाधन है ना। मतलब एक परिवेश में रहने वाले सारे व्यक्ति, सारे लोग, बच्चे उसमें पढ़ने जाएंगे। और पार्क है तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सामुदायिक संसाधन है। इसमें सभी लोग जा सकते हैं। एक समुदाय या एक आसपास में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है पार्क में जा सकते हैं। ये सब सारे क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? देखो, किसी भी देश के अंदर जो भी संसाधन है, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन है। मैं और आप, आपका मोबाइल, सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन। आपके घर है ना, जमीन जायदाद, सारा राष्ट्रीय संसाधन। अगर ज़रूरत पड़े ना, अगर ज़रूरत पड़े तो आपके घर को अगर तोड़ने की ज़रूरत पड़े सरकार को, और बहुत सारे लोगों को सुविधा हो रहा है उससे, तो आपका घर तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संसाधन है और राष्ट्रीय हित में आपके घर को तोड़ा जा सकता है। हाँ, बदले में आपको उसके बदले मुआवजे दिया जा सकता है, लेकिन तोड़ा जाएगा। ठीक है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन जीव, समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे, जो खनिज, पेट्रोल, ये सारा का सारा जो भी पाया जाता है ना, वो सारा का सारा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। आगे देखो, ये तो हम पढ़ा दिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, किसी एक देश का उस पर नियंत्रण नहीं होता है ना। बहुत सारे देश मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था निगरानी करता है। तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को अगर, यानी कि समुद्र का जो तट है, जो किनारा है, उससे लेकर कर 200 किलोमीटर आगे जाएंगे, उससे आगे का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ कोई भी देश नहीं कर सकता है। वहाँ पर जो निगरानी है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अच्छा, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर का दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं।
यानी कि अगर भारत है, भारत के समुद्र तट से 200 किलोमीटर का दूरी अगर चले जाए तो वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत आर्थिक कार्य कर सकता है, यानी रुपया पैसा संबंधी जो भी काम है वो कर सकता है। चलो तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करो, साथ ही अगर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि दोबारा खोजने में यहाँ पर मुश्किल होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।